आज हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में झारखंड का इतिहास। आधुनिक काल में जब झारखंड के इतिहास की चर्चा हम लोग करेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो टर्निंग पॉइंट है वह हमारा स्टार्ट होता है 12 अगस्त 1765 से। अब यहाँ पर याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 यह वह टाइम पीरियड था जिसमें शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। दे दी थी। तो यहां पर याद रखिएगा, दीवानी का मतलब क्या होगा, यहां पर सिविल राइट्स, सिविल राइट्स के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर याद रखिएगा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीन जगह हैं जिसको आप देख रहे हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अब आपका इसका इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वही बंगाल था जिसके टैक्स के पैसे के लिए औरंगजेब इंतजार करता था। औरंगजेब वेट करता था कि बंगाल से टैक्स का पैसा आएगा, मुर्शिद कुली खां टैक्स का पैसा भेजेगा, तब वह अपने सैनिकों को सैलरी दे पाएगा। समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस क्या है हमारा इसका। तो बंगाल का इंपॉर्टेंस ये है हमारा, सीधा सा अगर बात करेंगे तो सैलरी जो दे पाएगा वो हमारा कहां से निकलेगा, वो हमारा बंगाल के राजस्व से निकलेगा। अब बंगाल का यहां पर बात करेंगे, 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए सालाना, 26 लाख रुपए सालाना पर इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, एक प्रकार से कह सकते हैं प्राइवेटाइज कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, एक विदेशी कंपनी को ठेका दे दिया गया। अब यहां पर याद रखिएगा, पहले की तरह अगर बात करेंगे तो पहले यहां पर अब धीरे धीरे मुगलों की सल्तनत धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, खुद से टैक्स वसूल नहीं पा रहे, या फिर इनके पास अब योग्य और कर्मठ लोग नहीं है, तो उस अवस्था में प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहे हैं, और वो भी उन धूर्त अंग्रेजों के हाथ में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा बेच दिया, जो चोरी डकैती के लिए ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहला तो सेंटर की स्थिति कमजोर, दूसरा यहाँ पर बात करेंगे, ये जो जिन्हें दिया गया है उनका रग रग में चोरी करना लिखा हुआ है, तो उस स्थिति में बिहार, बंगाल और उड़ीसा को का सिविल राइट्स दे दिया गया, किसको, 26 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर और हो रहा है, इस चीज को भी हमको समझना है कि दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो रहा है, इस चीज को भी समझने की कोशिश कीजिए। छोटा नागपुर अगर हमारा बात करेंगे तो छोटा नागपुर हमारे विद्रोही जमींदारों का एक प्रकार से क्या बन चुका था, गढ़ बन चुका था। जितने भी विद्रोही जमींदार हुआ करते थे यह उनका गढ़ था। यहां पर गढ़ कैसे था, तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा हमारा है, अगर हम बात कर रहे हैं, जो भी बंगाल में विद्रोह करता था वो भाग के चला आता था हमारा झारखंड का क्षेत्र में। तो यहां पर जब वसूली की जाती थी बंगाल के उन लोगों से जो टैक्स पेबल थे या टैक्स जिनको देना था, तो ये जो बंगाल के लोग होते थे, इनको जब टैक्स वसूला जाता तो ये भाग के कहाँ जाते थे, हमारा झारखंड में ये प्रवेश कर जाते थे। अब यहाँ पर सीधा सा यह जंगली इलाका था, पूरा का पूरा वन क्षेत्र से आच्छादित था। तो यहाँ पर क्या था हमारा, कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे जंगल में बीच बीच में आपका ट्राइबल्स रह रहे हैं।
अब ये पूरा का पूरा जंगल का इलाका है। अब ये बीच का जो रास्ता है, एक गांव से दूसरे गांव के, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे से छठे, तो इनकी जो कनेक्टिविटी है वो केवल ट्राइबल्स ही जानते हैं। केवल यहाँ के स्थानीय लोगों को पता है कि कनेक्टिविटी किस प्रकार से है। अगर हम इधर से निकलेंगे तो पता चला घूमते घूमते जंगल में ही हमारा अंत हो जाएगा। तो हर तरफ तो जंगल ही है, तो कनेक्टिविटी के लिए रास्ता इनको लोकल पर्सन्स को पता है। तो यहाँ पर अब ये क्या होता था कि ये जब राजा बीच में या उधर से कोई बंगाल का छोटा मोटा जमींदार भाग के आ गया है, तो वह बीच में किसी भी गांव में शरण ले लेता था और यहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह चला गया। अब इसे ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता था। अब यहाँ पर उसे बंगाल के नवाब के लिए ढूंढना इम्पॉसिबल है, वो गया तो गया कहाँ, और एक अच्छा खासा रकम घोटाला करके निकल लिया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक अच्छा खासा रकम घोटाला करके निकला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती थी इसकी, पूरा का पूरा अगर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर अंग्रेजों का प्रवेश, जब अंग्रेजों की बात करेंगे तो अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में कब हुआ था, कोई बतला सकता है? झारखंड में, खासकर अगर हम बात करेंगे सिंहभूम का इलाका है, तो यहां पर 1760 के बाद होता है, 1760 के बाद से होता है। अब यहां पर 1767 में किस अधिकारी को सिंहभूम पर आक्रमण जिम्मेदारी सौंपी गई थी? कोई बता सकता है किस अधिकारी को 1767 में आक्रमण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? विश्वजीत बतला रहे हैं फर्ग्यूसन, सही है, यह फर्ग्यूसन था। यहां पर क्या है? फर्ग्यूसन, फर्गूसन, ये फर्गूसन नामक अधिकारी थे जिनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यहां पर फर्गूसन नामक अधिकारी, ठीक है, जिसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर और क्या चीजें होंगी। अब यहां पर उसने सर पर, अब यहां पर फर्गूसन ने सर्वप्रथम किस राजा को पराजित किया? कोई बता सकता है ये कौन सा राजा है? मेरे लिए इसलिए ये प्लेस अहम है क्योंकि ये एकमात्र जगह था, एक नहीं तीन जगहों में से था जहां मैंने राइस के ब्रांच में क्लास नहीं लिया। तो तीन जगहों में से था, एक था आराम बाग, मैं कभी, मुझे जाने का मौका नहीं मिला। ठीक है, इसी प्रकार से एक आसाम का एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा प्लेस, उस प्लेस पर मैं कभी नहीं गया। और ये तीसरा वेस्ट बंगाल का ये प्लेस है, तो इसका नाम था झाड़ग्राम। यहाँ पर भी मैं ब्रांच में कभी जाने का मुझे मौका नहीं मिला, झाड़ग्राम में क्लास लेने का कभी मौका नहीं मिला, एक बार भी नहीं जा पाया, कुछ इस प्रकार का ये हुआ। तो यहाँ पर याद रखिएगा फर्ग्यूसन ने सबसे पहले झाड़ग्राम के राजा को ही पराजित किया था। अब यहाँ पर फर्ग्यूसन के अभियान से डर कर डरकर किन राजाओं ने किन राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था? आत्मसमर्पण
कर दिया था। फर्ग्यूसन के अभियान से डरकर किन राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर याद रखिएगा, यह थे, पहला था रामगढ़ के राजा, दूसरा था जामबनी, जामबनी के राजा, तीसरा था सील्दा, सील्दा के राजा। तो ये तीन राजा थे जिन्होंने डरकर आत्मसमर्पण कर दिया था। तो फर्गुसन से डरकर आत्मसमर्पण करने वाले में ये तीन राजा थे। अब यहां पर याद रखिएगा, पराजित शासक थे, उन्होंने घाटशिला पहुंचने से रोकने का भरसक प्रयास किया। यहां पर याद रखिएगा, अंग्रेज चिन्हिया को किसी भी प्रकार से घाटशिला से पहले रोकने का प्रयास किया गया। और यहाँ पर जामबनी के राजा अगर बात करेंगे तो यहाँ इसने क्या किया था, इसने जब देखा कि पूरा का पूरा अब बचना मुश्किल है तो इसने अपने राजमहल में आग लगा दी और अंत में राजमहल का जो जला हुआ हिस्सा था उसी को कब्जे में लिया था फर्ग्यूसन ने। बाद में यह 67 में यह कब्जे में आता है। अब यहां पर याद रखिएगा, जामबनी के राजा ने फर्गूसन से बचने के लिए अपने महल में आग लगा दी। अब यहां पर याद रखिएगा, जामबनी के राजा ने फर्गूसन से बचने के लिए अपने महल में आग लगा दी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। बाद में यह पकड़ा जाता है, जो जामबनी का राजा था वह बाद में पकड़ा जाएगा और उसे पकड़े जाने के बाद मिदनापुर भेज दिया गया। जामबनी के राजा को मिदनापुर, अब ये भी मुझे मेरा क्लास का शेड्यूल का ये भी हिस्सा था। मिदनापुर मुर्शिदाबाद का यह इलाका है। मिदनापुर के जेल में भेज दिया गया। एक मिनट, अब यहां पर बात कर रहे थे जामबनी के राजा को यहां पर मिदनापुर भेज दिया गया था जेल में। अब यहां पर याद रखिएगा, जामबनी के राजा, जामबनी का नया राजा किसे बनाया गया? जामबनी का नया राजा किसे बनाया गया, बतला सकते हैं क्या? बहुत फेमस नाम है इंडिया झारखंड के इतिहास में, जगन्नाथ ढाल, बहुत फेमस है। जगन्नाथ ढाल को बनाया गया। अब यहां पर याद रखिएगा, जगन्नाथ ढाल ने 5500 रुपया, 5500 रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया। तो 5500 रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया था जामबनी के राजा ने। जामबनी का नया राजा बना है जगन्नाथ ढाल। लेकिन जगन्नाथ ढाल में भी स्वतंत्रता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और यह 1 साल के अंदर ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब यहां पर याद रखिएगा, जगन्नाथ ढाल ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब जब ये स्वतंत्र घोषित करता है तो वापस फिर से अंग्रेज इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो अंग्रेज टूट पड़ते हैं तो यहां पर अब जगन्नाथ ढाल नहीं पकड़ा जाता। यहां पर याद रखिएगा, जगन्नाथ ढाल के जगह पर नीमू ढाल,
को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। नीमू ढाल को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अब यहां पर नीमू ढाल को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है, और नीमू ढाल को फिर क्या करेंगे ये अंग्रेज, जगन्नाथ ढाल को हटा के नीमू ढाल को राजा घोषित कर देंगे। अंग्रेज अब इस नीमू ढाल को राजा घोषित कर देंगे। जैसे जगन्नाथ ढाल को शुरुआत में राजा घोषित हुआ था, अब यहां पर नीमू ढाल को राजा घोषित कर दिया गया है। अब यहां पर याद रखिएगा, एक और विद्रोह होता है। अब यहां पर याद रखिएगा, जगन्नाथ ढाल का किन जनजातियों ने दिया। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ ढाल का साथ किन जनजातियों ने दिया। तो यहां पर याद रखिएगा, यह थे आपका भूमिज। इनका साथ भूमिजों ने दिया। अब यहां पर भूमिजों ने इनका साथ दिया। अब जगन्नाथ ढाल को भूमिजों का साथ मिल जाता है। इससे अब जगन्नाथ ढाल शक्तिशाली हो जाता है और इसे अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा वापस मिल जाता है। तो इस प्रकार से यह जगन्नाथ ढाल को अपना राज्य का एक बड़ा हिस्सा जीतने में सफल होता है। और अंततः जगन्नाथ ढाल को 1777 में अंग्रेज राजा मान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखिएगा, जगन्नाथ ढाल को कौन राजा मान लेता है। यहां पर 1777 में अंग्रेज राजा मान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर याद रखिएगा। जगन्नाथ ढाल, यानी कि अंग्रेजों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो जगन्नाथ ढाल का भी सामना कर पाते, और अंग्रेज अब यहाँ पर झुकना पड़ता है, और अंत में जगन्नाथ ढाल को वो राजा स्वीकार कर लेते हैं। अब जगन्नाथ ढाल ये भी अब थोड़ा बार्गेन की स्थिति में आ चुका था। तो ये पहले साल 2000 रुपया का टैक्स देता है, अगले साल 3000 रुपया का टैक्स देता है, तो ये अगले साल 4000 रुपया का टैक्स देता है। तो यहां पर ये टैक्स धीरे धीरे करके ये देता है। अब यहां पर से कंपनी की रणनीति बदलने लगेगी। अब कंपनी की रणनीति बदलने लगेगी। अब 1773 के आसपास यहां पर देखेंगे, 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस सिंहभूम के शासक के साथ संधि की। यहां पर बड़ा सवाल है, किस सिंहभूम के शासक के साथ संधि की। तो यहां पर याद रखिएगा, यह था पोरहाट का राजा। यह था पोरहाट का राजा। तो पोरहाट के राजा ने यह संधि की थी। पोरहाट का राजा। अब यहां पर याद रखिएगा, अंग्रेज पक्ष कौन था यहां पर, अंग्रेज पक्ष कौन था। तो यहां पर याद रखिएगा, कैप्टन फोर्बिस। कैप्टन फोर्बिस अंग्रेजी पक्ष से नेतृत्व कर रहा था, कैप्टन फोर्बिस। अब यहां पर क्या संधि होती है, इस चीज को समझिए। ये जो संधि है, ये जो ट्रीटी है, ये क्या संधि हुई थी, कोई बता सकते हैं क्या। आप लोग में से पूजा, अनीसा, आकाश, कोई बतला सकते हैं यहां पर, धर्मेश, कि इसमें से क्या संधि हुई होगी। क्या संधि यहां पर हुई होगी। अब यहां पर पोरहाट के राजा ने यह वर्ड दिया कि वह क्या नहीं करेगा। हाँ बोलो पूजा। सर एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स जो भी थे, जो लोग थे, उन लोग को वहां पे शेल्टर के लिए नहीं अलाउ करना था। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही पूजा। यहां पर बात किसकी आ रही है हमारी, जितने भी हमारे एंटी क्या थे, हमारे ब्रिटिश एलिमेंट थे, और जो भाग के आते थे उनको अब यहां पर वो शेल्टर नहीं देगा, उनको अब वह शरण नहीं देगा। तो कंपनी के जो रैयत और व्यापारी थे, तो यहां पर कंपनी के क्षेत्र के रैयत और व्यापारियों को शरण नहीं देगा। तो यहां पर कंपनी के व्यापारियों को शरण नहीं देने का यह ऐसा डिमांड करता है, और यह लिखित गारंटी इनको देना पड़ा। अब यहां पर याद रखिएगा, इस प्रकार से यह पूरा का पूरा एग्रीमेंट हुआ। आगे चलकर इस संधि में हमारा सरायकेला खरसावां, ये दो राज्य भी शामिल हो गए। कभी आप लोग गए होंगे सरायकेला खरसावां, तो आप लोग याद कीजिएगा, ये भी बिहड़ जंगल का इलाका है। ये भी हमारा बिहड़ जंगल का इलाका है। हमको तो लगता है अभी भी इस इलाके में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जहां मोबाइल नेटवर्क वगैरह नहीं है। 2000, हमको लगता है 2014 में हम गए थे सरायकेला। 2014 तक बीच के इलाकों में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक मोबाइल टावर्स नहीं थे। मोबाइल टावर ही गायब हो जाता है क्योंकि आदमी ही नहीं रहता है बीच में। तो 2014-15 में हम गए थे, सरायकेला जाने का मौका मिला था मुझे। लेकिन यहाँ देख के ये लगा, अब वहां पर स्थिति ये होती है कि पुलिस वाले डर के चलते हैं, ये स्थिति वहां पर में हम लोगों ने देखी। तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार का कंडीशन हमारा था पूरा। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरायकेला वाला इलाका किस प्रकार का है, ये भी बिहड़ जंगल का है। शायद हम लोग झारखंड में रहकर झारखंड को उतना ज्यादा नहीं जानते जितना हम लोगों को जानना चाहिए। अब यहां पर आगे बात करेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, जरा बतलाएंगे आप लोग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? विश्वजीत का आंसर है 1810। सही है विश्वजीत, 1810 में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब यहां पर याद रखिएगा, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। अब इससे कंपनी की नीति बदलने लगती है। अब यहां पर याद रखिएगा, कंपनी को अब सीधे तौर पर कंपनी इन क्षेत्रों को अपने अधीन करने लगती है। तो यहां पर अब किसी भी संधि की जरूरत नहीं है, वो सीधे उस क्षेत्र को डायरेक्ट अपने रूल में लेने लगते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, इसके बाद कटक उड़ीसा का इलाका है, कटक संबलपुर छत्तीसगढ़ का इलाका है, इन दोनों को कब्जे में ले लिया गया। तो कटक संबलपुर ये दोनों राज्य फिर से कब्जे में ले लिए गए अंग्रेजों के द्वारा। पोरहाट के राजा ने 1720 में 101 रुपए कर देना तय किया था या करवाया था। ठीक है, तो यहां पर 101 रुपए पोरहाट के राजा से टैक्स लिया जा रहा था इस समय। आकाश बतला रहे हैं संबलपुर उड़ीसा का इलाका है, हो सकता है क्या है कि कटक उड़ीसा का ही इलाका है, संबलपुर मुझे लग रहा था छत्तीसगढ़ का है। चलिए कोई बात नहीं है, अगर ये है तो आप लोग गूगल करके चेक कर लेंगे, संबलपुर भी उड़ीसा का इलाका हो सकता है। ठीक है, मेरे ध्यान में नहीं था।
चलिए यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इसलिए जानकारी है आकाश को। आकाश बतला रहे हैं कि ये उनके मामा का घर है, इसलिए उनको जानकारी है। चलिए बहुत अच्छा, तब ये ऑथेंटिकेट जानकारी है। यहां पर चलिए आते हैं आगे। अब यहां पर पोरहाट के राजा ने अंग्रेजों से संधि की थी, उसके क्या उद्देश्य थे? तो पोरहाट के राजा ने, जगन्नाथ। ये राजा थे कौन से, बतला सकते हैं? पोरहाट का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों के साथ 1720 में संधि की है? सर जगन्नाथ सिंह। नहीं, ये घनश्याम सिंह है। ये घनश्याम सिंह है, ठीक है। अब यहां पर इस राजा के 3 उद्देश्य थे, इस चीज को याद रखिएगा। इस राजा के 3 उद्देश्य थे। पहला इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के साथ संधि करने का पहला उद्देश्य क्या था इसका? वह सरायकेला और खरसावां पर अपना प्रभुत्व चाहता था, ठीक है। वह सरायकेला और खरसावां पर अपना प्रभुत्व चाहता था। जबकि दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो वह सरायकेला से अपनी कुल देवी पौरी देवी, क्या नाम है कुलदेवी का? पौरी देवी की प्रतिमा हासिल करना चाहता था। तो यहां पर याद रखिएगा, पौरी देवी की प्रतिमा को सरायकेला वाले जीतकर ले गए थे। तो यहां पर से किसी युद्ध में ये लोग पौरी देवी की प्रतिमा को ले गए थे। अब यह पौरी देवी की जो कुल देवी थी पोरहाट की, उसे वह वापस चाहता था। और तीसरा, वह हो जनजाति का दमन करना चाहता था। तो यहां पर याद रखिएगा, वह हो जाति का दमन करना चाहता था। अब यहां पर थोड़ा हो जाति के बारे में भी बताते चले। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से पोरहाट के राजा ने अंग्रेजों के साथ 1720 में संधि की थी। तो ये 3 कारण थे। अब यहां पर आते हैं, हमारा थोड़ा सा हो जनजाति के बारे में भी जानकारी हो जाए। अब यहां पर हो जनजाति के बारे में बात करेंगे तो ये कोल्हान क्षेत्र पर थे। कहां पर ये थे? कोल्हान क्षेत्र पर थे। अब यहां पर याद रखिएगा, ना मराठा ना मुगल किसी का प्रभाव इस क्षेत्र पर नहीं था। कारण ये सीधा सा है कि ये विशुद्ध रूप से, आज आप देखेंगे सारंडा का जंगल कितना बड़ा है। इसमें सबसे बड़ा जो कोल्हान क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है वो है सारंडा का जंगल। अब यह आपका छत्तीसगढ़ के साथ भी टच किया हुआ है। तो आज आप जाके गुजरना चाहिए इस सारंडा के जंगल में। आज आपके लिए यहाँ पर समस्याएं हैं, मतलब ये विशुद्ध रूप से जंगल है। आज इतना घना जंगल है, तो आज से 150-200 साल पहले, 250 साल पहले ये कितना घना रहा होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज क्या इसका आप सारंडा के जंगल का घना देखेंगे स्वरूप, और आज देखेंगे इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद आज डेवलपमेंट से ये इलाका काफी दूर है। यही कारण है कि यहाँ पर उग्रवादी गतिविधियां काफी चरम पर होती हैं।
पहला तो स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है। स्थानीय प्रशासन में चूंकि दूर का इलाका है तो स्थानीय प्रशासन, यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं उनका अपना ही राज चलता है। नतीजा वो जनता पर जुल्म भी करेगा, वो गलत तरीके से काम भी करेगा उनका। तो एक छत्र राज उनका चलता है। अब वो सारंडा के जंगल से कंप्लेन करने आपका रांची आ नहीं सकता। समस्या यहाँ पर ये है। तो ये इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो आज इतना घना इलाका है सारंडा का जंगल, तो अब आप सोच लीजिए आज से 250 साल पहले क्या स्थिति होगी। तो मराठा और मुगल यहाँ सवाल ही नहीं उठता, करने क्या जाएगा उस पूरे क्षेत्र में। कोई टैक्स वहां से आना नहीं है, कोई बिजनेस वहां पर होना नहीं है, विशुद्ध रूप से वह आपका जंगल का इलाका है। तो यहां पर हो जनजाति, अब यहां पर याद रखिएगा ये जो हो जनजाति थे ये क्या करते थे, यह समय समय पर पोरहाट के राजाओं को, पोरहाट के राजाओं को क्या देते थे, उपहार देते थे। यहां पर याद रखिएगा जो ट्रेडिशनल होता था, ट्रेडिशन के ऊपर ये क्या करते थे, पोरहाट के राजाओं को उपहार दिया करते थे। अब पोरहाट के राजाओं को उपहार तो देते थे, और यह जो हो जनजाति है यह स्वतंत्रता प्रेमी है। स्वतंत्रता प्रेमी है यानी कि पहले आज तक कभी भी यह इसके ऊपर किसी का अंकुश रहा नहीं। तो यहां पर यह स्वतंत्रता प्रेमी है। तो यह निश्चित तौर पर अब क्या होता था, इनका स्वभाव जो है वो युद्धक है। यानी कि युद्धक स्वभाव, यह थोड़े से आपका कह सकते हैं कि किसी का भी कंट्रोल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता प्रेमी है, युद्धक है, साथ में जंगल में कभी भी किसी का कंट्रोल में रहने का आदत इनको है नहीं, सिवाय अपने लोग जो हैं उनका। तो अब इस स्थिति में यहां पर क्या था, सिंहभूम राजाओं के ये कठपुतली बन चुके थे। अब ये हो क्या थे, सिंहभूम राजाओं की कठपुतली बन चुके थे। सिंहभूम राजाओं की कठपुतली बनने का मतलब क्या है, अब किसी को भी अगर अपने दुश्मन से लड़ाना होता था तो ये क्या करता था, हो जनजाति के लोगों को भिड़ा देता था उनसे। हो जनजाति को क्या करते थे ये लोग, भड़का दिया करते थे। अब हो जनजाति उसका हिसाब कर लिया करती थी। उसे लाना था हो जनजाति के इलाके में, उसके दुश्मन को फंसा देना था। अब नतीजा क्या होता था, यहाँ पर हो जनजाति के साथ इनके संबंध उपहार लेने देने के थे। तो यहाँ पर अब ये लोग एज ए वेपन यूज करता था पोरहाट का राजा इस सब हो जनजाति को। तो यहाँ पर इस प्रकार से तो ये सिंहभूम के राजाओं की कठपुतली की तरह थे, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके ऊपर ये लोग विश्वास करते थे और वो लोग इनका यूज करता था बड़े अच्छे तरीके से। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा चक्र चलता रहता था। अब यहां पर हो राजाओं हो जनजाति ने छोटा नागपुर खास के, छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासकों पर हमला करना आरंभ कर दिया, अब यहां पर नागवंशी शासकों पर हमला करना आरंभ कर दिया गया, हो जो जनजाति थी उन्होंने। तो यहां पर नागवंशी शासकों के ऊपर हमला करना आरंभ कर दिया। यह हमला 1700 ईस्वी में और 1770 और 1800 ईस्वी में हुआ था। 1770 और 1800 ईस्वी में हुआ था। अब यहां पर इस कारण से ये जो कोल्हान का क्षेत्र था अब ये असुरक्षित हो गया। तो कोल्हान का क्षेत्र अगर बात करेंगे तो कोल्हान का क्षेत्र असुरक्षित हो गया। यहां पर से अब कोई व्यापारी भी नहीं गुजर सकता था, क्योंकि यहां पर हो जो जनजाति थी वह अपने ही अलग फॉर्म में थी। तो अब यह सबके ऊपर निकलकर हमला कर रही है, छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं पर हमले हो रहे हैं। साथ में जो व्यापारी जा रहे हैं अब वो भी डर के नहीं जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोल्हान क्षेत्र से यात्रा करना एक प्रकार से असंभव हो जाता है।
सिंहभूम के कुछ राजाओं ने 1819 में कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और मदद मांगी। अब यहां पर सिंहभूम के राजाओं ने 1819 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर मदद मांगी। अब यहां पर याद रखिएगा, सिंहभूम के लोगों ने अंग्रेजों से मदद मांगी है इस हो ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए। तो हो ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यह कंट्रोल से एकदम से बाहर है। ठीक है। अब यहां पर 1820 में, चलिए अब लॉग आउट होने का टाइम हो रहा है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, लॉग आउट होगा। 1820 में किस अंग्रेज का